हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक वैद्युत अपघटन और वैद्युत रासायनिक श्रेणी के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी ये सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन दोस्तों और देखते हैं विद्युत अपघटन वैद्युत रासायनिक श्रेणी के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन वैद्युत रासायनिक श्रेणी के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। अभिकथन ए और कारण से क्रमांकित निम्न दो कथनों के संबंध में सत्य विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, ये दो कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है, इसमें हमको सत्य विकल्प बताना है। दोस्तों, अभिकथन दिया गया है आयरन सल्फेट विलयन में तांबे का तार कोई दृश्य अभिक्रिया नहीं दर्शाता। कारण आर दिया है तांबा जो है आयरन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। दोस्तों, आयरन सल्फेट विलयन में तांबे का तार कोई दृश्य अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, ये जो है सत्य है। और तांबा आयरन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, ये भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है दोस्तों, और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक श्रेणी में तांबे की तुलना में लोहा अधिक अभिक्रियाशील है और यही कारण है कि आयरन सल्फेट के विलयन में तांबे का तार कोई दृश्य अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। अर्थात आयरन सल्फेट के विलयन में तांबे का तार आयरन को विलयन से विस्थापित नहीं करता। अतः ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान अशुद्ध कॉपर एनोड में मौजूद सोने और चांदी जैसी अशुद्धियां का क्या होता है? दोस्तों, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान अशुद्ध कॉपर एनोड में मौजूद सोने और चांदी जैसी अशुद्धियों का जो है वे क्या हो जाती है? वे सेल की तली पर एनोड अवपंक मठ के रूप में नीचे जमा हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कॉपर के विद्युत अपघटनी के दौरान अशुद्ध कॉपर एनोड में मौजूद सोने और चांदी जैसी अशुद्धियां सेल की तली पर एनोड अवपंक मड के रूप में नीचे जमा हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो दोस्तों, सिल्वर की तुलना में कॉपर जो होता है ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। दोस्तों, अभिक्रियाशीलता से आशय किसी पदार्थ की अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक रूप से संयोजित होने की क्षमता से है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? अभिक्रियाशीलता बोलते हैं। आवर्त सारणी श्रेणी में धातु जितनी ऊपर होती है वह उतनी ही अभिक्रियाशील होती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो है हमारी पोटेशियम दोस्तों। और सबसे कम पूछ ले तो कौन सी है? सोना जो है ये सबसे कम होती है। उस सोने से अधिक होती है कौन सी? सिल्वर। सिल्वर से अधिक कौन सी होती है? पारा। पारा से अधिक किसकी होती है? कॉपर। कॉपर से अधिक हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन से अधिक लेड की। लेड से अधिक लोहे की। लोहे से अधिक जिंक की। जिंक से अधिक एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम से अधिक मैग्नीशियम की। और मैग्नीशियम से अधिक किसकी होती है? कैल्शियम की। कैल्शियम से अधिक होती है सोडियम की। और सोडियम से अधिक होती है किसकी? पोटेशियम की। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम और सबसे कम बोले तो कौन सी हो जाएगी? सोना। ठीक है दोस्तों, धातुओं की विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्न में से किससे बना होता है? दोस्तों, धातु की विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघट्य जो है ये बना होता है धातु के लवण से। किसका से बना होता है? धातु के लवण से बना होता है। दोस्तों, धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघट्य धातु के लवण का विलयन होता है। अशुद्ध धातु से एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु की पतली पट्टी से कैथोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु से क्या बनाया जाता है? एनोड। और शुद्ध धातु की पतली पट्टी से कैथोड बनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल या प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है गोल्ड और प्लेटिनम। कौन सा? गोल्ड और प्लेटिनम जो है ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार किस में पाया जाता है? प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार सोना, चांदी तथा प्लेटिनम जैसी धातुएं पृथ्वी की भूपर्पटी में मूल अवस्था में पाई जाती है। इस श्रेणी में धातु जितनी ऊपर होती है वह उतनी ही अधिक अभिक्रियाशील होती है तथा जो धातु जितने नीचे होती है वह उतना ही कम अभिक्रियाशील होती है। जैसे क्या हो गया? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा,
पारा, उसके बाद क्या हो जाएगा सिल्वर, सोना और फिर प्लेटिनम। ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो है लोहा। लोहा जो है दोस्तों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति क्या है, कम अभिक्रियाशील होती है। दोस्तों तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल और अम्ल का घोल है जिसमें आमतौर पर अम्ल की सांद्रता कैसी होती है, कम होती है। तनु HCl का उपयोग अक्सर सफाई के लिए तथा विश्लेषणात्मक परीक्षण के एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील है। एल्यूमिनियम जो है जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है और जिंक जो है लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों सबसे कम किसका है, लोहे का है। तो धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता इलेक्ट्रॉनों के खोने और सकारात्मक आयन बनाने की उनकी क्षमता से निर्धारित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहा Fe। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु विस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है? दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो है दोस्तों हमारी कॉपर। कौन सी? कॉपर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर इसलिए दोस्तों क्योंकि कॉपर से अधिक लेड होता है, लेड से अधिक क्या है, आयरन होता है। आयरन और जिंक तो अधिक अभिक्रियाशील है ना कॉपर की तुलना में, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो होती है कौन सी? कॉपर। ठीक है दोस्तों, कॉपर, आयरन, जिंक और लेड धातुओं में कॉपर धातु विस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील धातुओं की आरोही क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर, लेड, आयरन, जिंक। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर सकता है, विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। किसमें? विस्थापन अभिक्रिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? दोस्तों कौन सा तत्व है जो विद्युत अपघटनीय अपचयन इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? तो यह है दोस्तों हमारा सोडियम। सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक बंधों को विखंडित किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है। दोस्तों कौन सा कथन सही है बताना है। जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जिंक और लेड जो है कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अभी स्टार्टिंग में हमने आपको बताया। जिंक और लेड तांबे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। गलत बात है दोस्तों, जिंक और लेड तांबे की तुलना में कैसे होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में डूबने पर लोहे की किल का रंग पीला हो जाता है। नहीं दोस्तों, गलत बात है। कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने पर लोहे की किल का रंग पीला नहीं होता है। तो सही जो कथन होगा वो होगा केवल ए वाला। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील तत्व है क्योंकि अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में जिंक और लेड कॉपर से ऊपर है। अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में ऊपर जाने पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता बढ़ती है तथा नीचे जाने पर धातु की अपचायक क्षमता कम हो जाती है। कॉपर सल्फेट के घोल में डूबने पर लोहे की किल का रंग भूरा हो जाता है, ना कि पीला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए हम करते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग। किसका उपयोग करते हैं? विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग। दोस्तों अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है तथा शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्न में से किस वैद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में जो है CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका कॉपर सल्फेट वैद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है। इसका कॉपर सल्फेट वैद्युत अपघट्य का। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में अम्लीकृत कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन का उपयोग किया जाता है। इसे विद्युत अपघटक कहते हैं। इस प्रक्रिया में अशुद्ध कॉपर को एनोड पर तथा शुद्ध कॉपर को कैथोड पर जमा होता है या जमा किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है? दोस्तों अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील जो होगी वो हो जाएगी तांबा। कौन सी? तांबा। दोस्तों तांबा, पारा, सोना, चांदी तथा प्लेटिनम जैसी धातुएं अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है। कौन कौन सी? तांबा, पारा, सोना और चांदी। जबकि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आदि धातुएं अम्ल के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील होती है। यही कथन क्या है? गलत है। पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। चांदी सोडियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है। ये भी सत्य बात है। और सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती, ये भी सत्य बात है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा हो जाएगा। दोस्तों बात करें धातु के बारे में, तो धातु वे तत्व है जो सामान्यतः चमकदार, ठोस, विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है, जो कि निम्न प्रकार है। देख लीजिएगा आप, ये धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? दोस्तों पोटेशियम तो सबसे अधिक है। उससे कम क्या है? उससे कम है दोस्तों हमारा सोडियम। उससे कम क्या है? सोडियम से कम क्या होता है? सोडियम से कम क्या है? कैल्शियम। सोडियम से कम क्या है? कैल्शियम है। और कैल्शियम से कम किसकी होती है? मैग्नीशियम की। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है वो मैग्नीशियम हो जाएगी। कौन सी? मैग्नीशियम। दोस्तों दिए गए विकल्पों में मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में यह पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम के बाद आता है। यह आवर्त सारणी समूह 2 में आता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बढ़ जाती है। उन अशुद्धियों को डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बढ़ जाती है। उन अशुद्धियों को हम बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं उसे? हम एनोड पंख बोलते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बढ़ जाती है। इन अशुद्धियों को एनोड पंख के रूप में जाना जाता है, एनोड मड के रूप में। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड पर रखा जाता है तथा शुद्ध धातु की पट्टी को कैथोड पर रखा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? तो दोस्तों कैथोड जो है ये बना होता है शुद्ध धातु से। किससे बना होता है? शुद्ध धातु से। एनोड किससे बना होता है? एनोड बना होता है अशुद्ध धातु से। दोस्तों विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड शुद्ध धातु की पतली पट्टी से बना होता है, जबकि एनोड अशुद्ध धातु से बना होता है। विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में विद्युत धारा को विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित करके धातुओं की अशुद्धि को दूर करके उच्च शुद्धता प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेनियल सेल में प्रावस्था परिवर्तन अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। दोस्तों डेनियल सेल में प्रावस्था परिवर्तन अभिक्रिया जो है ये उत्क्रमणीय प्रक्रम का एक उदाहरण है। किसका? उत्क्रमणीय प्रक्रम का। दोस्तों विशिष्ट परिस्थितियों में डेनियल सेल अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। जब सेल से दुर्बल विद्युत धारा उपयोग की जाती है तब यह कैसी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध लवणीय विलयन ब्राइन सॉल्यूशन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित होता है? दोस्तों शुद्ध लवणीय विलयन ब्राइन सॉल्यूशन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर जो है H+ आयन अपचयित होता है। कौन सा? H+ आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। शुद्ध लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान सोडियम क्लोराइड का अत्यधिक सांद्रित विलयन होता है, जिसे विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्लोरीन तथा कैथोड पर हाइड्रोजन आयन अपचयित होता है। एनोड पर कौन सा होता है? क्लोरीन होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर होती है? तो सबसे ऊपर जो होती है दोस्तों वो होती है पोटेशियम। सबसे ऊपर कौन सी होती है? पोटेशियम होती है। दोस्तों धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम जो है कौन कौन सा है? देखिए सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सोना और फिर चांदी और फिर सोना। ठीक है, विकल्प के अनुसार सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम और सबसे कम सोना होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 धातुओं ए, बी, सी और डी के नमूने लिए गए और उन्हें अलग अलग विलयन में मिलाया गया। प्राप्त परिणामों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है। ए जो है बी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। ए जो है बी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, मतलब ए की अभिक्रियाशीलता अधिक है किससे? बी से। ए की अभिक्रियाशीलता अधिक है किससे अधिक है दोस्तों? बी से अधिक है। तो याद रखिए ए की अभिक्रियाशीलता किससे अधिक है? बी से अधिक है। इसको हम साइड में लिख देते हैं। ए की अभिक्रियाशीलता किससे अधिक है? बी से अधिक है। बी डी को उसके विलयन से स्थापित कर सकता है, मतलब बी की अभिक्रियाशीलता अधिक है किससे? डी से। सी डी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। सी जो है डी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, मतलब सी की अभिक्रियाशीलता किससे अधिक है? सी से भी, डी से भी अधिक है।
ये हो गया। ए अधिक अभिक्रियाशील है किससे? बी से। बी अधिक अभिक्रियाशील है किससे? सी से। और सी अधिक अभिक्रियाशील है किससे? डी से। सी ए को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, मतलब सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सी है, जो ए को भी विस्थापित कर दे रही है। तो सी ही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखिए ए विस्थापित करेगा किसको? बी को। बी विस्थापित करेगा किसको? डी को। ठीक है, और सी किसको विस्थापित कर रहा है? डी को कर रहा है। और बोल रहा है सी ए को उसके विलयन से विस्थापित करेगा, मतलब सी जो है ए से भी अधिक अभिक्रियाशील है, तभी तो ए को विस्थापित कर रहा है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? सी वाली हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई धातु सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब कोई धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जो कि सक्रियता श्रेणी में उच्चतर होती है। उस धातु की पहचान कीजिए जिसके लिए हाइड्रोजन गैस का बूंद बूंद सबसे तीव्र होगा। बबलिंग जो सबसे तीव्र होगा वो धातु हमको बताना है। तो वो है दोस्तों हमारी मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊंचे स्थान पर है। जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो यह हाइड्रोजन को तेजी से विस्थापित करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस का बुदबुदाना सबसे तेज होता है। किसका? हाइड्रोजन गैस का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? दोस्तों कॉपर से जो अधिक अभिक्रियाशील होगी वही कॉपर को विस्थापित करेगी। अब कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? प्लेटिनम है क्या दोस्तों? नहीं है। चांदी है क्या दोस्तों? नहीं है। सोना है क्या दोस्तों? नहीं है। तो लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, जो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होती है। वहीं सोना और प्लेटिनम धातुएं कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि ये धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? दोस्तों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है वो है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है दोस्तों ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। दोस्तों एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक से जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही गर्म जल के साथ, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। दोस्तों जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है ये भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन। ठीक है, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सी धातु? लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड, चारों याद रखना है। कौन कौन सी? लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जो है ये जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है दोस्तों। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक कौन सी है दोस्तों? सबसे अधिक है हमारी मैग्नीशियम। अधिक अभिक्रियाशील कौन सी हो जाएगी? मैग्नीशियम हो जाएगी। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से मैग्नीशियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है। यद्यपि पोटेशियम तत्व तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील है। धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है। धातुएं दोस्तों अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु के लवण बनाती है। और कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन डैश से अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन जो है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। कौन? आयरन। दोस्तों सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार रैंक करती है, जिसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं सबसे ऊपर तथा कम अभिक्रियाशील धातुएं नीचे रहती है। दिए गए विकल्पों में कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों कॉपर आयरन से नहीं है, आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, ना कि कॉपर आयरन से। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, उसको आप सही कर लीजिएगा। आयरन जो है कॉपर से क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जबकि पोटेशियम धातुओं में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसे इस श्रेणी में अभिक्रियाशील धातुओं का घटता क्रम क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? दोस्तों तांबे से अधिक होता है हमारा प्लेटिनम। कौन सा? सॉरी दोस्तों, तांबे से अधिक कौन सा होता है? जिंक होता है। कौन सा? जिंक। प्लेटिनम तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों। जिंक तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक की परमाणु संख्या 30 और तांबे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 होती है। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होगी दोस्तों वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देगी? विलयन में से विस्थापित कर देगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? दोस्तों लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा जो उत्पाद बनता है वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दोस्तों लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन द्वारा विघटित होता है। जो सोडियम क्लोराइड है दोस्तों, ये विद्युत अपघटन के द्वारा कैसा होता है? विघटित होता है और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका उपयोग लुगदी और कागज के कपड़े, पीने के जल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। किसका उपयोग? कास्टिक सोडे का उपयोग। चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग बीमारियों के उपचार, रोकथाम और सुधार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? दोस्तों तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, वो है हमारी चांदी। चांदी जो है ये तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? दोस्तों सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है, जिससे वह यौगिक अपने अवयवों में टूट जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है, किंतु सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण यह तुरंत जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अतः NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से सोडियम धातु प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, कैल्शियम से एल्यूमिनियम से बड़ा क्या है? बड़े से छोटा कैल्शियम से छोटा क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से कॉपर, कॉपर से Hg। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? दोस्तों सबसे कम होती है किसकी? तो सोने की होती है सबसे कम। ठीक है, सक्रियता श्रेणी धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु और सबसे कम। सबसे अधिक पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? दोस्तों चांदी की तुलना में जो कम अभिक्रियाशील धातु है वो है हमारी कौन सी? सोना। सोना जो है ये चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील धातु सोना है। चांदी का रासायनिक सूत्र Ag है। अभिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं का घटता क्रम, सबसे अधिक पोटेशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम जिंक, उससे कम लोहा, उससे कम कॉपर, उससे कम चांदी और उससे सबसे कम होता है सोने की अभिक्रियाशीलता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? दोस्तों एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है वो है हमारी जिंक। कौन सी? जिंक जो है ये एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों जिंक धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। किसी तत्व की अभिक्रियाशीलता उनकी ऑक्सीकरण क्षमता का कार्य करती है। एक तत्व को अधिक प्रतिक्रियाशील कहा जाता है अगर इसमें ऑक्सीकरण की अच्छी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन धातुएं विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों विद्युत अपघटन के द्वारा जो धातुएं प्राप्त की जा सकती है वो है हमारी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। कौन कौन सी? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है ये विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों सोडियम, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम वे धातुएं हैं जिन्हें विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम प्रबल चार धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसका प्रमुख यौगिक सोडियम कार्बोनेट है जिसका उपयोग बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में किया जाता है। किसका उपयोग? सोडियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातुओं का द्वितीय सदस्य है। हरे पौधों के पर्णहरित में मैग्नीशियम एक प्रमुख तत्व है। दोस्तों हरे पौधों के जो पर्णहरित होता है उसमें मैग्नीशियम एक प्रमुख तत्व होता है। ठीक है, यह हवा में चमकीली रोशनी के साथ जलता है। ये जो है हवा में कैसा जलता है? चमकीली रोशनी के साथ, इसलिए इसका प्रयोग पटाखों इत्यादि में किया जाता है। एल्यूमिनियम चमकदार सफेद रंग की अचुंबकीय धातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है हमको ये बताना है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है वो हमको बताना है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिक के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों ये हमारा सही नहीं,
ये सही है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये भी सत्य है दोस्तों। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती है। ये भी सत्य है दोस्तों। और अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। यही कथन गलत है दोस्तों। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में। दोस्तों दिए गए विकल्प में विकल्प डी का कथन सही नहीं है। पोटेशियम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर तथा सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है, अतः अन्य विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, उसको छोड़ के। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो दोस्तों सर्वाधिक अभिक्रियाशील कॉपर तो हो नहीं सकती, जिंक हो नहीं सकती, लोहा हो नहीं सकती, तो मैग्नीशियम जो है ये जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील है इन तीनों की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? इन तीनों की अपेक्षा। दोस्तों दिए गए तत्वों में से मैग्नीशियम तत्व धातु के रूप में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम अन्य दी गई धातुओं की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट बनाने के लिए मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के घोल से तांबे को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस एक्स कौन सी गैस है? दोस्तों लवण जल का विद्युत अपघटन जब होता है तो कैथोड पर जो गैस होती है वो होती है हमारी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। लवण जल के विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। एनोड पर कौन सी? क्लोरीन गैस। कैथोड पर कौन सी? हाइड्रोजन गैस, जो बर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? दोस्तों एनोड पर कौन सी होती है? तो एनोड पर होती है हमारी क्लोरीन गैस। और कैथोड पर कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? दोस्तों अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम कौन सी है हमको बताना है। दोस्तों कॉपर है क्या सबसे कम? नहीं। दोस्तों चांदी है क्या? नहीं। दोस्तों सोना है क्या? बिल्कुल, सोना जो है ये क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, Hg पारा नहीं है। दोस्तों दिए गए अभिक्रियाशीलता धातु में गोल्ड जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील श्रेणी की धातुओं में पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील और प्लेटिनम सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, उसके निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील है हमारी पोटेशियम, उससे कम है सोडियम, उससे कम है जिंक, उससे कम है कॉपर, उससे कम है हमारा मरकरी और उससे कम किसकी होती है? सिल्वर की होती है। तो सी वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दिए गए धातुओं का अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम है पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मरकरी और फिर सिल्वर। पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? सबसे कम सक्रिय है दोस्तों सीसा। कौन सी? सीसा धातु जो है ये सबसे कम सक्रिय है। धातु की अभिक्रियाशीलता के क्रम में दिए गए विकल्पों में से सीसा धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होगी बाकी तीनों की अपेक्षा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम किसका उपयोग करते हैं? तो लवण जल का उपयोग करते हैं। किसका? लवण जल का। दोस्तों विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में लवण जल का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। NaOH का उपयोग लुगदी और कागज, कपड़ा, पीने का पानी, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी और संबंधित लवण बनाने के लिए प्रोटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे हम लवण जल कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण जल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? जल का विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? जल का विद्युत अपघटन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बढ़ती हुई घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। दोस्तों घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गतिविधि श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गतिविधि श्रृंखला।
विभिन्न धातुओं को उनकी घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे गतिविधि श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। धातुओं की घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर धातु की गतिविधि श्रृंखला निम्नवत होती है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप, ये श्रृंखला दी गई है। जो ये धातु इस श्रृंखला में सबसे ऊपर होती है वे अपने से नीचे वाली धातु को उनके लवण के जलीय विलयन से क्या करती है, विस्थापित कर देती है। जैसे लिथियम जो है ये पोटेशियम को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। उसी प्रकार से बात करें कैल्शियम जो है ये किसको विस्थापित कर देगी, सोडियम को विस्थापित कर देगी, क्योंकि कैल्शियम की अभिक्रियाशीलता सोडियम की तुलना में अधिक है इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या है, धातु ए जो है बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। दोस्तों क्या है, धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। दोस्तों विभिन्न धातुओं को उनके घटते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती है वे अपने से नीचे वाली धातु को उनके लवण के जलीय विलयन से क्या करती है, विस्थापित कर देती है। इसका कारण यह है कि जो धातु श्रेणी में ऊपर होती है उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव अधिक होता है और वह अधिक अभिक्रियाशील होती है। इस प्रकार यदि किसी विलयन घोल से धातु ए तथा धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए धातु बी की तुलना में क्या है, अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न धातु में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सी होती है, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है इन तीनों की अपेक्षा। दोस्तों धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह सक्रियता श्रेणी कहलाती है। दी गए विकल्प में सबसे अधिक सक्रिय धातु कैल्शियम है। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर लिथियम को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, लिथियम को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किसका उपयोग करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। किसका, तनु सल्फ्यूरिक एसिड का। एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। इस प्रक्रिया में गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, गंधक अम्ल का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। दोस्तों आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन जो करेगी वो करेगी हमारी जस्ता। कौन सी, जिंक या जस्ता धातु जो है ये आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करेगी। दोस्तों आयरन क्लोराइड लोहे को जिंक से विस्थापित कर देता है क्योंकि जिंक की अपचायक क्षमता लोहे से अधिक होती है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जस्ता लोहे से ऊपर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। दोस्तों लोहे को विस्थापित नहीं कर पाएगी वो कौन सी है, वो है हमारी चांदी धातु, क्योंकि चांदी की अभिक्रियाशीलता किससे, लोहे से कम होती है इस वजह से। ठीक है, जस्ता, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये तो विस्थापित कर देगी दोस्तों, क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता लोहे से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न अनुसार धातु की सक्रियता श्रेणी इस प्रकार है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा और चांदी। हम जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सिल्वर का स्थान आयरन के बाद है, अर्थात सिल्वर आयरन से कम अभिक्रियाशील है, अतः यह आयरन क्लोराइड से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। दोस्तों प्रतिक्रिया नहीं करता है वो है हमारा कॉपर। कॉपर जो है जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, अतः कॉपर जल मिश्रित HCl से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता, इसलिए कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जाती है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम धातु जो है ये केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जाती है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कौन कौन सी, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि सक्रियता श्रेणी में ऊपर आते हैं। ये धातु अधिक अभिक्रियाशील है, अतः इनका निष्कर्षण अन्य धातुओं की तरह कार्बन का उपयोग उपापचय के रूप में कर अवकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इन सभी धातुओं में ऑक्सीजन के साथ कार्बन से ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात इन धातुओं की बंधुता ऑक्सीजन के साथ कार्बन से अधिक है। सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। दोस्तों विद्युत अपघटन के द्वारा कौन कौन सी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कार्बन के उपयोग से अपचयन किस किस का किया जाता है, जिंक, लोहा, लेड, कॉपर। प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है कौन कौन सा, लोहा और चांदी, चांदी और सिल्वर, सॉरी चांदी और लोहा दोस्तों। ठीक है, Ag चांदी, Au क्या, गोल्ड।
संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जस्ता धातु का उपयोग किया जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में जस्ते का उपयोग किया जाता है। इसे यस्दीकरण या गैल्वेनीकरण या यस्द लेपन कहते हैं। क्या बोलते हैं? यस्दीकरण, गैल्वेनीकरण या फिर यस्द लेपन। क्रोमियम मिलाकर लोहे को स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन का उपयोग किया जाता है। किस किस का उपयोग किया जाता है? क्रोमियम, लोहा, क्रोमियम, निकेल तथा कार्बन का उपयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।